नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। ये जंग रुकी नहीं, लेकिन अब तुर्की और इजराइल में तनातनी बढ़ती जा रही है। यानी कि टर्की और इजराइल में अब तनातनी नया शुरुआत हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति की धमकी बड़ा ही गजब रहा। तुर्की के राष्ट्रपति ने धमकी दिया है इजराइल को। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की मदद के लिए तुर्की इजराइल में घुस सकता है और घुसने के बाद इजराइल के ऊपर कहर बरपा सकता है। उनके इस बयान का जवाब इजराइल ने बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के मदद के लिए तुर्की इजराइल में घुस सकता है। उन्होंने लीबिया नागोर्नो काराबख में तुर्की के घुसने का हवाला भी दिया कि वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अर्दोगान की इस धमकी पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल ने कहा है कि सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर अर्दोगान चल रहे हैं। अर्दोगान का हश्र भी सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि सद्दाम हुसैन कौन था। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1979 से लेकर साल 2003 तक शासन किया। वह अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के सदस्य थे और अपने शासनकाल के दौरान इराक को एक कठोर तानाशाह राज्य के रूप में संचालित किया। उनके शासन के दौरान कई युद्ध हुए, जैसे कि ईरान इराक युद्ध जो कि 1980 से 1988 तक चला और खाड़ी युद्ध जो 1990 से 1991 तक चला। सद्दाम हुसैन को उनके शासन के दौरान मानवाधिकार हनन, राजनीतिक दमन और क्रूरता के लिए कुख्यात माना जाता है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। उन्हें दिसंबर 2003 में गिरफ्तार किया गया और साल 2006 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा दी गई, यानी कि उन्हें फांसी दे दी गई। इसीलिए सद्दाम हुसैन का उदाहरण देते हुए इजराइल ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति यह भूल रहे हैं कि सद्दाम हुसैन ने भी शुरुआत इजराइल के खिलाफ अपने आक्रामक रवैया से किया था। यहाँ पर जो इजराइल ने कहा वो बिल्कुल सही है और शायद यही कारण था कि अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी तक पहुंचा दिया। कहीं वही तुर्की के साथ भी ना दोहरा दिया जाए, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान पर भी तानाशाह होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इजराइल और दूसरे ममालिक ही नहीं बल्कि तुर्की के अंदर से भी यही आवाज उठ रहा है। अर्दोगान बिल्कुल तानाशाह वाले राह पर चल पड़े हैं। वैसे तो तुर्की भी नाटो देश का समूह है, लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच में जो शब्दों के हमले हो रहे हैं उसमें दूसरे नाटो देश यह मान रहे हैं कि यह तुर्की का निजी मामला है। लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच में युद्ध होता है तो वैसे में नाटो के आर्टिकल 5 के तहत ऑटोमेटिक नाटो के जो सारे देश है वह इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए आ सकते हैं। अनुच्छेद 5 में यानी कि नाटो के अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान है कि यदि कोई नाटो सहयोगी सशस्त्र हमले का शिकार होता है तो गठबंधन का प्रत्येक सदस्य इस हिंसात्मक कृत्य को सभी सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमला मानेगा तथा हमला किए गए सहयोगी की सहायता के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि ऐसा नौबत आए। इसके लिए इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कोई लंबी प्लानिंग कर सकता है, जैसे कि किसी भी तरह से तुर्की को नाटो से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद तुर्की के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन ला दिया जाए। अगर इतना सब कुछ हो जाता है तो तुर्की ऐसे भी बिना कोई गोली चलाए मर जाएगा, क्योंकि जब तुर्की के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है अभी के टाइम में, उसके बावजूद भी तुर्की के इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही खराब हो रखी है। उसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन नीचे ही चलती जा रही है और ऐसे में अगर उसके ऊपर सैंक्शन लाद दिया जाए तो उम्मीद है कि तुर्की गृह युद्ध में ही उलझकर खत्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी कुछ दिन पहले ही वहां पर यानी कि तुर्की में यहाँ के मिलिट्री कू के बहुत करीब पहुंच गया था, यानी कि मिलिट्री का शासन होने वाला था और उसके पीछे का कारण यही था कि तुर्की का इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होना, या यूं कहें कि खराब हो रही है। और साथ ही साथ तुर्की के अंदर इंटरनल भी बहुत सारे मुश्किलात पैदा हो रखे हैं। राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने रविवार को कहा कि तुर्की इजराइल में प्रवेश कर सकता है, जैसा कि उसने अतीत में लीबिया और नागोर्नो काराबाख में किया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार के हस्तक्षेप का सुझाव दे रहे थे। अर्दोगान गाजा में इजराइल के हमले के कट्टर आलोचक रहे हैं। अर्दोगान अपने देश के रक्षा उद्योग की प्रशंसा करते हुए एक भाषण के दौरान उस युद्ध पर चर्चा की। अर्दोगान ने अपनी सत्तारूढ़ AK पार्टी की एक बैठक में कहा, हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फलस्तीन के साथ ये हास्यास्पद चीजें ना कर सके। जैसे हमने काराबाख में प्रवेश किया, जैसे हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम उनके जैसा ही कर सकते हैं। अर्दोगान ने टेलीविजन संबोधन में कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें मजबूत होना चाहिए ताकि हम ये कदम उठा सकें। अर्दोगान की तरफ से ये एक ऐसा बयान है जो इजराइल को उकसा सकता है। हालांकि अर्दोगान ने इसका खुलासा नहीं किया या इसका ब्यौरा नहीं दिया कि वो आखिर किस तरह हस्तक्षेप की बात
कर रहे हैं। गौरतलब है कि तुर्की नाटो का सदस्य है और इसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसे नाटो की तरफ से धमकी नहीं बल्कि तुर्की की धमकी माना जा रहा है। इस बयान से नाटो देशों के बीच इजराइल हमास जंग को लेकर आपसी खींचतान बढ़ सकती है। कुछ नाटो देश आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को राजनीतिक और व्यवहारिक समर्थन देने को तैयार है, वहीं तुर्की जैसा देश हमास के समर्थन में नजर आता है। अर्दोगान गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के बेहद खिलाफ है और अक्सर इजराइल के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इजराइल ने उनके इस ताजा बयान पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने एक्स हैंडल पर लिखा कि अर्दोगान इजराइल पर हमले की धमकी देकर सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि उनकी हालत भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह हो सकती है, जिसे फांसी पर लटकाकर मारा गया। इजराइल में विपक्षी नेता नायर लैपिड ने भी उनकी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि एक तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले अर्दोगन फिर से अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम उनकी धमकियों से डरेंगे नहीं, वे मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा है। लैपिड ने कहा कि एर्दोगान की इजराइल के खिलाफ की गई बयानबाजी की निंदा की जानी चाहिए और हमास का समर्थन बंद करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए। नीदरलैंड में विपक्ष के नेता गीट वाइल्डर्स ने एर्दोगान के बयान पर कहा कि वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुर्की को नाटो से बाहर निकाल दिया जाए। जाहिर सी बात है, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और उसमें 12 की मौत के बाद तनाव बहुत ही बढ़ गया। ऐसे में एर्दोगान के बयान ने आग में और घी डालने का काम किया है। इजराइल में घुसने की बात एर्दोगान ने कर तो दी, लेकिन मौजूदा समय में यह संभव नहीं लगता। यहां तक कि इजराइल का धुर विरोधी ईरान भी इजराइल से सीधे नहीं टकरा रहा, बल्कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद और समर्थन देकर अपना काम कर रहा है। तुर्की इजराइल के साथ सीधा युद्ध मोल लेगा क्या, ये सोचने वाली बात है। जहां तक एर्दोगान ने लीबिया और नागोर्नो काराबख में घुसने का जो जिक्र किया वो अलग मामला था। साल 2020 में तुर्की ने लीबिया में अपनी सेना भेजी। तुर्की की सेना लीबिया की उस सरकार के समर्थन में भेजी गई जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी हुई थी। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद अल दबैबाह को तुर्की का समर्थन मिला। वहीं जहां तक नागोर्नो काराबख की बात है तो तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो काराबख में अजरबैजान के सैन्य अभियान में किसी सीधी भूमिका की बात कभी नहीं स्वीकारी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जिस नागोर्नो काराबख का जिक्र किया उस पर फिलहाल अजरबैजान का कब्जा है। ये इलाका 20 साल से भी ज्यादा समय से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तुर्की नागोर्नो काराबख मुद्दे पर अजरबैजान का समर्थन करता है। तुर्की नागोर्नो काराबख पर कब्जा बनाए रखने के लिए अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट भी मुहैया करता है। तुर्की पहले कहता रहा था कि नागोर्नो काराबख जंग में वह शामिल नहीं है, लेकिन पिछले साल उसने माना था कि वह अजरबैजान का समर्थन करने के लिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है। सितंबर 2020 में हुए जंग में तुर्की में आर्मेनिया में लड़ने के लिए सैकड़ों भाड़े के सीरियाई लड़ाके भेजे। इसी साल तुर्की ने लीबिया तख्तापलट रोकने के लिए सरकार के समर्थन में कई सैनिकों को भेजा था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबीबा को तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। फलस्तीनियों और फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ने की बात करने वाले संगठनों को समर्थन देना एक बात है, लेकिन इसके लिए इजराइल में घुसने की बात करना दूसरी बात। इजराइल ना तो आर्मेनिया है और ना ही लीबिया। जानकार मानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए या उसके नियत से दिया गया यह बयान है और कुछ नहीं। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हमला किया था। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। इस हमले का जवाब देने के लिए पीएम नेतन्याहू ने रविवार को तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। ये बैठक 4 घंटे चली। इसमें नेतन्याहू को इस हमले का जवाब देने के लिए फ्री हैंड मिला है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले का जवाब कैसे और कब दे इसका अधिकार इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योब गैलेट को दिया है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। ये जंग रुकी नहीं, लेकिन अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट हमलों में 12 इजरायली बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप एक अन्य संगठन हिजबुल्लाह पर लगे हैं। युद्ध की शुरुआत से ही हमास के साथ रहा है। रॉकेट हमले के जवाब में अब इजराइल ने भी कार्रवाई की है। इसने दक्षिण लेबनान में दोहरा ड्रोन हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए हैं।
बता दें कि गोलान हाइट्स वह इलाका है जहां ड्रूज अरब लोग रहते हैं। लगभग 20,000 ड्रूज अरब गोलान हाइट्स में रहते हैं। यह वह क्षेत्र है जो 1967 के सीरिया इजराइल युद्ध के बाद इजराइल के नियंत्रण में आ गया था। यहाँ 25,000 इजराइल यहूदी भी रहते हैं। इजराइल ने गोलान हाइट्स में रॉकेट हमले के लिए हिजबुल्लाह समूह को दोषी ठहराया। इसके साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कड़ी प्रतिक्रिया का ऐलान कर दिया। गैलेंट ने कहा, हिजबुल्लाह इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हें उसकी कीमत चुकानी भी होगी। हम दुश्मन पर कड़ा वार करेंगे। हिजबुल्लाह ने शनिवार को गोलान हाइट्स पर हमला होने के बाद तो स्वीकार की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी से इनकार किया। वहीं लेबनान ने कहा कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। हालांकि लेबनानी विदेश मंत्री ने कहा कि वह हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा रहेगा। अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण करके जवाब दिया तो वह इसके पूरे क्षेत्र को युद्ध में बदल सकता है। उधर जवाबी हमले की आशंका के बीच लेबनान में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एहतियातन बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लेबनान की राजधानी के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा चेतावनी जारी की है। लेबनान आने वाले अमेरिकी नागरिकों को अपनी उड़ानों पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग रोजाना रॉकेट हमले हो रहे हैं। ताजा हमला संघर्ष को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब आशंका इस बात की है कि गाजा में हमास के साथ इजराइल का युद्ध मध्य पूर्व में कई मोर्चों पर संघर्ष का रूप न ले। हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया क्षेत्र में तनाव को आगे बढ़ा सकती है। रविवार को इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में लेबनान के खिलाफ किसी भी नए दुस्साहस के खिलाफ इजराइल को चेतावनी दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर इजराइल लौटा है। वापस आकर उन्होंने स्थिति पर चर्चा के लिए तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक के बाद उनके कार्यालय ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रतिक्रिया पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। युद्ध की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच गोलीबारी लगभग रोज की घटना बन गई है। हालांकि इस बार इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया है, जैसा हमास के लिए किया गया था। उधर संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से टकराव से बचने के लिए कहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।